तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। तो गाइज, इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा एमसी रीइंकार्नेट हो चुका होता है और अब वो उठ जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ काफी छोटे होते हैं और फिर वो जाकर विंडो से बाहर दिखता है और वो देखता है कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और उससे कहती है कि लॉर्ड वान, ये करना डेंजरस है। हम देखते हैं कि वान उसे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि बाहर की सीनरी इतनी कमाल की थी कि मैं शॉक ही हो गया। ये सुनकर वो मेड कहती है कि लॉर्ड वान, कि आपने इतने डिफिकल्ट वर्ड कहाँ से सीखे? आप तो अभी सिर्फ 2 साल के ही हो। ये सुनकर वान मन में सोचता है कि क्या मैं 2 साल का हूँ और मेरे पास तो यहाँ पर रहने की मेमोरीज भी है। क्या ये वो रिइंकार्नेशन थिंग है? फिर वान उस मेड से कहता है कि तुम्हारा नाम टिल है और तुम मेरी पर्सनल मेड हो, है ना? तो वो मेड कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि मेरा नाम वान ने फर्टियो है, मेरे फादर जाल्पा मार्की फर्टियो है और मेरे बड़े भाई मोर्शिया, यार्ड और सेस्तो है ना? तो वो मेड कहती है कि सही कहा। फिर वान पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर? तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्की ज़ेल्पा और उसके सभी बेटे यानी कि मोर्शिया, यार्ड, सेस्तो और वान खाना खा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जहाँ सभी खुद अपना लंच कर रहे होते हैं वही वान की मेड्स उसको खाना खिला रही होती है। फिर वान मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मेरे जापान रहने वाले समय की मेमोरीज के साथ रीइंकार्नेट हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि ज़ाल्पा यार्ड से पूछता है कि आज तुम क्या स्टडी करोगे? तो यार्ड घबराते हुए उससे कहता है कि आज मैं फायर मैजिक और बैटल फॉर्मेशन सीखूंगा। फिर वो सेस्तो से पूछता है कि तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं मैजिक स्टडी करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो वान से पूछता है कि तुम क्या करोगे? तो वान उससे कहता है कि अभी ऐसा काफी कुछ है जो मैं नहीं जानता, तो मैं अपने नेशन के कल्चर और हिस्ट्री को स्टडी करने की सोच रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर ज़ाल्पा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी लेट वाइफ मीरा के लास्ट चाइल्ड हो, लेकिन 2 साल की उम्र में ही तुम काफी समझदार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मीरा और मेरी तरह फायर मैजिक पोजेस करोगे। जब तुम 8 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हारे मैजिकल एप्टीट्यूड के अप्रेजल के लिए काफी एक्साइटेड रहूंगा। फिर वान हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में एक पर्सन का मैजिकल एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट होता है। उनके अटैक करने की एबिलिटी उन्हें लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल बनाती है। इसीलिए नोबल्स 4 एलिमेंटल मैजिक यानी कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ में से एक को डिजायर करते हैं और जिनके पास इनसे दूसरा एप्टीट्यूड होता है उनको छोटी नजरों से देखा जाता है। फिर वान कहता है कि मेरे फादर और सभी ब्रदर्स एलिमेंटल मैजिक पोजेस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान टील से पूछता है कि क्या यही एक पोर्ट है जहाँ से शिप सेल करती है? तो टील कहती है कि गहरे समुद्र में मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पर शिप पर अटैक हो जाता है। फिर वान पूछता है कि यहाँ पर और कौन कौन सी रेसेस है? तो टील उससे बताती है कि यहाँ पर काफी अलग अलग रेसेस है, जैसे कि एल्फ्स और ड्वार्फ्स। फिर वान उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मैजिक टूल्स के बारे में बता सकती हो? तो टील उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल्स, कुछ जेमस्टोन्स, कुछ पत्थर और ओर्स मैजिक को स्टोर कर सकते हैं, तो तुम्हारे मैजिकल एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तुम उनसे मैजिक टूल्स बना सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बटलर एस्पार्डा आता है और वो वान से पूछता है कि मैं जानता हूँ कि आप नंबर सीख रहे हो, तो अभी आपको कितना पता है? वान हमें बताता है कि ये बटलर एस्पार्डा है, ये कई सालों से मेरे फादर को सर्व कर रहा है। वान एस्पार्डा से कहता है कि मेरी रीडिंग्स उतनी अच्छी नहीं है और मैं छोटा मोटा जोड़ घटा कर सकता हूँ। फिर एस्पार्डा उससे पूछता है कि अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो वो कितना बन जाएगा? तो वान उससे कहता है कि वो 5 बन जाएगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर एस्पार्डा कहता है कि लॉर्ड वान, अब से मैं आपका टीचर बनूंगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वान शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एस्पार्डा ने वान को काफी हार्ड लेसन दिए होते हैं और उसकी वजह से वो कुछ ही हफ्तों में पढ़ना लिखना सीख गया होता है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और वान 4 साल का हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वान टील के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन टील उसके साथ खेल रही होती है और खेल खेल में उसको परेशान कर रही होती है। हम देखते हैं कि ये देखकर बाकी की मेड्स उसको पकड़ लेती है और वान से उसको पनिशमेंट देने के लिए कहती है क्योंकि वो एक नोबल से काफी रूडली बिहेव कर रही थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वान सिर्फ उसके माथे पर हल्का सा मारता है और कहता है कि इतना काफी है। फिर हम देखते हैं कि हर रोज स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने की वजह से अब वान उससे थोड़े बड़े सोल्जर्स जो कि ट्रेनिंग में है उनसे इक्वली फाइट करने लग गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि वान एक सोल्जर को डुएल में हरा देता है। फिर वो उस सोल्जर का हाथ पकड़कर उसको उठा देता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये देखकर बाकी के छोटे सोल्जर्स बोलते हैं कि ये लॉर्ड यार्ड और सेस्तो जैसे नहीं है, हमारे लोअर स्टेटस होने के बाद भी लॉर्ड वान हमसे बात करते हैं, ये काफी अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं कि वान के पास एक आदमी आता है जो कि शिवैलरिक ऑर्डर डेप्यूटी कमांडर डी होता है, यानी कि वो एक नाइट कमांडर होता है। वो वान से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ देखकर डी कहता है कि तुम्हारी स्किन तो काफी सॉफ्ट है, तुम पक्का रात में ट्रेनिंग करते होगे। तो वान कहता है कि वो करने के लिए मेरी स्टडीज काफी टफ है। ये सुनकर डी कहता है कि सही कहा, मैंने सुना था कि एस्पार्डा को तुमसे 3 गुना ज्यादा हार्ड स्टडी कराने के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे। हम देखते हैं कि ये सुनकर वान शॉक हो जाता है और कहता है कि तो ये रीजन था। फिर डी उससे
कहता है कि अगर तुम स्वॉर्ड प्ले सीखना चाहोगे तो मैं तुम्हारी स्टडी से बचने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस नेशन का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बना दूंगा। वान उससे कहता है कि मुझे स्वॉर्ड पसंद है लेकिन मुझे स्टडी करना भी अच्छा लगता है, तो मैं वो दोनों करूंगा। फिर डी कहता है कि लेकिन फिर भी मैं खुद आपको स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि डी भी वान को काफी हार्ड ट्रेनिंग देने लगता है और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है और वान काफी ज्यादा थक जाता है। फिर टील वान को एक टॉवल देती है ताकि वो अपना पसीना साफ कर सके और फिर वान सोचता है कि ये काफी टफ है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर रिइंकार्नेट हुआ हूँ हर दिन मुझे काफी मजा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान टिल और 2 नाइट्स के साथ अपने नेशन में घूम रहा होता है और फिर वो हमें बताता है कि रिइंकार्नेट होने के बाद जब मैं 6 साल का हुआ तो लोग मुझे प्रोडिजी बुलाने लगे। हर दिन मैं काफी ज्यादा हार्ड स्टडी और स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता था। फिर वो कहता है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इस तरह से तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वान मार्केट में चला जाता है और वो हमें बताता है कि मैंने एक स्लैकर बनने का डिसाइड किया है, यानी कि जो काम करने से बचता है, ताकि मैं एक प्रोडिजी बनने की बजाय एक नॉर्मल चाइल्ड बन सकूं। फिर हम वान को मार्केट में देखते हैं और वहाँ पर उसको काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी वो टील से उसके पीछे वाली बिल्डिंग के बारे में पूछता है तो टील उसे बताती है कि ये मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, मतलब कि ये एक गवर्नमेंट ऑफिस जैसा कुछ है। तभी वान देखता है कि एक आदमी ने एक छोटे लड़के को रस्सियों से बांधा हुआ होता है, तो वो उस आदमी से पूछता है कि तुमने इसे रस्सियों से क्यों बांधा है। तो वो आदमी कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसे स्लेवरी में बेचने के लिए आया हूँ। टिल वान को बताती है कि जो गरीब फैमिलीज अपने चिल्ड्रंस को पाल नहीं सकती वो उन्हें स्लेवरी में बेच देती हैं ताकि वो पैसे कमा सके। तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में से एक लड़की वहाँ आती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर मार्की का छोटा लड़का वान होता है और फिर वो लड़की जाकर वान से कहती है कि आपका मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स में स्वागत है, मेरा नाम रोजेली है, मुझे आपको सर्व करने में खुशी होगी। फिर वान रोजेली से पूछता है कि ये आदमी इस लड़के को बेचने के लिए आया है तो ये कितने में बिकेगा। हम देखते हैं कि रोजेली उस आदमी से उस लड़के के मैजिकल एप्टीट्यूड के बारे में पूछती है तो वो आदमी कहता है कि इसके पास थीफ मैजिक है। ये सुनकर रोजेली कहती है कि ये 3 लाख सिल्वर से ज्यादा में नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो आदमी उस लड़के को पीटने लगता है और कहता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो। फिर वो उसको दूसरी शॉप पर ले जाने लगता है तो वान उससे कहता है कि मैं इसे खरीदूंगा। वान उससे कहता है कि 5 लाख सिल्वर कैसे रहेंगे। हम देखते हैं कि वो आदमी इसमें मान जाता है और फिर वान उसे 5 लाख सिल्वर देकर उस लड़के को उस आदमी से खरीद लेता है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वान उस लड़के की रस्सियों को खोल देता है और उसे अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है तो वो लड़का वान को बताता है कि उसका नाम कमसिन है। वान उसे कहता है कि अब तुम फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। फिर वो देखता है कि उस लड़के के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती तो वान उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। फिर हम देखते हैं कि वान के साथ चलने के लिए कमसिन को उसका स्लेव बनना होगा क्योंकि तभी मार्की उसे मेंशन में आने देगा। तो हम देखते हैं कि कमसिन को वान का स्लेव बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि रोजेली वान और कमसिन के बीच मास्टर और स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट बना देती है और उससे कमसिन के हाथ पर उसके स्लेव होने के कॉन्ट्रैक्ट की एक सील बन जाती है। फिर वान रोजेली को इसके लिए थैंक यू बोलता है और फिर रोजेली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो मन में सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक नोबल ने मुझे थैंक यू बोला। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमसिन वान से कहता है कि डेप्यूटी कमांडर डी आपको ढूंढ रहे हैं। वान उससे कहता है कि अगर तुम उससे कहोगे कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं तुम्हें ये कुकी दूंगा। तुम देखते हैं कि कमसिन उस कुकी को ले लेता है और खाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डी उसके रूम के बाहर आ जाता है तो कमसिन बाहर जाकर उसे कहता है कि लॉर्ड वान यहाँ पर नहीं है। डी उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये कुकी के टुकड़े कहाँ से आए, पहले तो ये यहाँ पर नहीं थे। हम देखते हैं कि ये सुनकर कमसिन अपने मुंह को साफ कर लेता है और कहता है कि मेरे चेहरे पर कुछ नहीं है। डी कहता है कि पक्का वान ने तुम्हें रिश्वत दी है ना। कमसिन उससे कहता है कि आखिर मैं उनका स्लेव हूँ। तो डी कहता है कि तो फिर उनकी बजाय मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और फिर डी कमसिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब वान 8 साल का हो चुका होता है और अब उसके मैजिकल एप्टीट्यूड के अप्रेजल का समय हो गया होता है और फिर हम देखते हैं कि उसका अप्रेजल हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसके पास चारों में से कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है बल्कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है। और इस बात से जाल्पा काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये सबसे बेकार मैजिक है। जाल्पा कहता है कि इस मैजिक से तुम सभी मटेरियल्स को प्रिपेयर करके उनसे अपने माइंड में इमेजिन करके कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन ये काम तो बिना मैजिक के भी किया जा सकता है, तो तुम इससे हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। फिर हम देखते हैं कि जाल्पा अपनी स्वॉर्ड निकालकर वान को मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में मर्शी आ जाता है। वो जाल्पा से कहता है कि हमारी टेरिटरी में एक रिमोट विलेज है जो शहर से बहुत दूर है और उसकी लोकेशन की वजह से वो डेवलप नहीं है, तो क्यों ना हम उस विलेज को वान को दे दे। उसमें बस 100 लोग ही रहते हैं और उसमें कोई इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री भी नहीं है और उसके आसपास जो माउंटेन है उनमें काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स रहते हैं और उसकी वैल्यू अभी बस एक ट्रेनिंग कैंप जितनी है। जाल्पा कहता है कि तो तुम उस नेमलेस विलेज की बात कर रही हो, वो विलेज हमने हाल ही में एक्वायर किया है, तो उसके लोग अभी हमारे लिए लॉयल नहीं है और एक फैमिली मेंबर को वहाँ पर अपॉइंट कर
करने से। तभी हम देखते हैं कि जालपा मान जाता है और फिर वो वान को उस विलेज का लॉर्ड बना देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मुर्शिया वान से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देखना चाहता था, तो मैंने जल्दी में ये प्रपोजल दिया। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इसके लिए हिट कर सकते हो। वान कहता है कि अगर तुम कुछ न कहते तो वो मुझको मार देते, तो तुमने जो भी किया है उसके लिए मुझे खुशी है। फिर मुर्शिया कहता है कि ये ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे भी हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी सारी कैरेजेस में वान का लगेज लोड करके ले जाया जा रहा होता है और फिर वान हमें बताता है कि मुझे कोई भी नाइट्स को साथ ले जाना अलाउड नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास लगभग 10 एडवेंचरर्स हैं जिनको मुर्शिया ने मेरे लिए हायर किया है। फिर हम देखते हैं कि टेल भी वहाँ जाती है और वो वान से कहती है कि मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी डे भी वहाँ जाता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें वो सब सिखाने का प्लान कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एस्पार्डा भी वहाँ जाता है और वो वान को बताता है कि उसने रिटायरमेंट ले ली है और उसने अपना सक्सेसर जालपा के लिए पीछे छोड़ दिया है। फिर वो भी वान के साथ चलकर उसकी स्टडीज को सुपरवाइज करने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि वान वहाँ से जा रहा होता है और उसको देखने के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। वो सभी लोग वान को फेयरवेल बोलते हैं और फिर वान सभी को थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ द इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।